zinc solid oblique zinc 2 plus aqueous salt bridge copper 2 plus aqueous copper solid। यही तरीका है रिप्रेजेंट करने का। हाँ, ये क्या कहलाता है? एनोड, ठीक है, हाफ सेल। और यहाँ क्या होता है? ऑक्सीडेशन, इधर कैथोड, और यहाँ क्या होता है? रिडक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई। ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का क्या फॉर्मूला बनाया था? हाँ, तो ई नॉट इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे आया? तो कुछ नहीं, आपको सेल का पोटेंशियल निकालना है, तो एनोड वाली सेल, एनोड वाली हाफ सेल का पोटेंशियल क्या होगा? एनोड का, वो लिख दीजिए, ठीक है, प्लस कैथोड वाली सेल का पोटेंशियल क्या होगा, वो लिख दीजिए, यही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो एनोड वाली पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, एनोड वाली पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? ई नोट एनोड, और कौन सा वाला पोटेंशियल लिखा जाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस, तो तभी तो वो माइनस साइन आएगा। और इसका क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसका क्या होगा? ई नॉट कैथोड स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, यही होता है। तो अगर इस चीज को मैं यहाँ पे करूं तो ये क्या हो जाएगा? एनोड के साथ माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि अब मैं रिडक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, प्लस कैथोड का तो रिडक्शन होता ही है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हो गया। तो इसको जब आप ऐसे अरेंज करोगे तो ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जो है वो रिडक्शन वाला हमने लिख दिया। वरना क्या करना है, जो दोनों हमारे सेल थी, ये सेल, इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, और ये सेल, इसमें क्या हो रहा था? रिडक्शन। ये थी जिंक की, ये थी कॉपर की, कॉपर की, इसको हमने लगाया वायर, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन भर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन एनोड पर, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे मिलेगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। तो सेल का ईएमएफ कितना है? दोनों पोटेंशियल को जोड़ दिए, वही तो हमने किया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाले को जो लिखेंगे और यहाँ पे रिडक्शन वाले को लिखेंगे, तब जोड़ेंगे। आईयूपीएसी ने कहा कि आप हमेशा रिडक्शन वाला यूज करिए, ताकि सबके रिजल्ट्स क्या है? सिमिलर है। ऑक्सीडेशन वाला यूज नहीं करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल भी दिया हो तो उसको पहले रिडक्शन में बदल देते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए, तो ये तो हो गया पुराना रिवीजन। अब हम लोग आते हैं SHE, शी क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लिखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं। बन गया। ये हमारा सॉल्यूशन है 1 मोलर HCl, ठीक है। ये हमारी प्लेटिनम वायर है, ओके। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ से हम पास कर रहे हैं एट 1 ATM, ठीक है। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया। Yes, sir.
This is the construction of SHG। सर जो आपने PDF भेजे थे क्वेश्चंस के लिए, उसमें शायद से कुछ आउट ऑफ सिलेबस है या फिर नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़े नहीं है, हाइपोक्लोरिक एसिड और सिर्फ निकल के साथ जो रिएक्शन हो रही थी हमारी। चलिए देख लेंगे। अगर वो सिलेबस में आ रहे हैं तो हम कर लेंगे फिर। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, चलिए बन गया कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, तो ये हमने इसको लिख लीजिए, ये भी क्या है, ग्लास जैकेट, ताकि गैस अगर हम डालेंगे तो ट्यूब के थ्रू जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगी। अगर ट्यूब नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो गिलास तो गैस फैल जाएगी। ठीक है ना, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी और ये कहलाता है प्लेटिनम ब्लैक। क्या कहलाता है, प्लेटिनम ब्लैक। ये प्लेटिनम की वायर है, उसके साथ एक प्लेटिनम की यहाँ पर क्या लगा रखी है, फॉइल। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, कुछ रफनेस हमने पैदा कर दी है। रफनेस पैदा करने से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। देखो एक फ्लैट हो गया, आपने उस पर क्या किया, ऐसे ऐसे कुछ हुआ तो क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ गया ना, ऊपर जा रहा फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा फिर नीचे आ रहा, तो क्या हो गया, एरिया बढ़ गया। उससे क्या हो जाता है, ज्यादा गैस वहां पर आकर के एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, ज्यादा गैस। अगर देखो ये इधर देखो, ये सरफेस है, इस पे डस्ट आके एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन अगर इसी को मैं रफ बना दूं, उसमें हल्के हल्के से ऐसे जैसे वो निकले हुए हों, तो उसमें ज्यादा डस्ट आकर के बैठेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, उसके ऊपर इसलिए मैंने डॉट डॉट लिखा है। ओके, चलो ठीक है। हाँ, अच्छा, डैनियल सेल जो हमारा होता है, वो ये जो डैनियल सेल हमने बनाया था, ये होता है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड सेल, क्योंकि इसमें एक मेटल होता है जो पार्टिसिपेट करता है और दूसरे आयन्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसे मेटल आयन कहलाता है। अब यहाँ पे मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ये आकर के सॉल्यूशन में क्या है, HCl का सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, एक H पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होगी H पॉजिटिव में, हाफ ले लेता हूं है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी। ये कब हो रहा होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इसके साथ कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, यहाँ का एसिड वाला H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट कर करके और क्या करे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करे। अगर ऐसा कर रहा होगा तो ये रिडक्शन का काम कर रहा होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी रिडक्शन का काम करता है, कभी ऑक्सीडेशन का काम करता है। ठीक है, कब ऑक्सीडेशन का काम करेगा, कब रिडक्शन का काम करेगा, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट, इट इज ए गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो ये कैसा आयन हो गया, कैसा इलेक्ट्रोड हो गया, गैस आयन इलेक्ट्रोड। बताइए हुआ नहीं हुआ, क्या यहाँ पे कोई मेटल है जो पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लेटिनम वायर, लेकिन ये पार्टिसिपेट तो नहीं कर रही रिएक्शन में, वहां पे जिंक भी कर रहा था, कॉपर भी कर रहा था, यहाँ पे प्लेटिनम का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए खाली कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, जो गैस आई ये कर रही है, और जो आयन है सॉल्यूशन में ये तो करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, गैस आयन इलेक्ट्रोड। पहली तो चीज ये होगी। ठीक है, दूसरा,
its standard reduction electrode potential is taken as 0. इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बोलिए। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी 0 होगा। ठीक है ना? क्यों 0 है? इसलिए 0 है कि हमने 0 माना है। जैसे ध्यान से पोटेंशियल की बात चल रही है तो बिल्कुल दिमाग में समझो पोटेंशियल एनर्जी से मिलता है। ठीक है, तो अर्थ पे हम लोग पोटेंशियल कितना लेते हैं? रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो हमने अर्थ का रेफरेंस जनरली क्या माना हुआ है? 0। हम कहते हैं हाइट 0 तो पोटेंशियल 0, लेकिन मैं हाइट क्यों तो वहां पे मान रहा हूँ इसलिए जो है वो 0 है। मैं समुद्र और सी लेवल से ले रहा हूँ तो थोड़ी अर्थ का जो है पोटेंशियल हाइट 0 हो जाएगी। फिर तो सी लेवल जितना नीचे होगा 400 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो फिर अर्थ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा। तो ऐसे ही पोटेंशियल क्योंकि मेजर ही नहीं किया जा सकता, पोटेंशियल मेजर नहीं किया जा सकता, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। तो एक हमें 0 ले लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से ये हमने एक स्पेशल इलेक्ट्रोड बनाया ताकि दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग इसके कंपैरिजन में निकाल सके। ठीक है ना? तो ये हमें क्या है, इसीलिए इसका नाम क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या नाम है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इससे रेफरेंस करते हैं हम लोग और इसका रेफरेंस लेकर के हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल निकालते हैं। क्लियर होगी बात? तो 3 पॉइंट हो गए। गैस आयन इलेक्ट्रोड है, दूसरा ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और तीसरा इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, चौथा पॉइंट चाहे लिख लीजिए क्या कि इट कैन एक्ट एज, यहां पे जब ऑक्सीडेशन का काम करेगा तो ये क्या कहलाएगा? एनोड, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। और जब ये रिडक्शन का काम करेगा तो क्या कहलाएगा? कैथोड। ठीक है, तो इट कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। तो बेटा ये हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो अब मैं इसको रिपीट कर देता हूं जल्दी से, अगर तुम्हारे लिए। एक तो आगे आके बैठो, वाली जगह इस पर बैठो। हाँ, देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करता है? ये दूसरे मेटल्स का या नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को नापने का काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं, जो वर्क एनर्जी पावर में हमने पढ़ा था, तो वहां पे क्या करते हैं? हम लोग कोई रेफरेंस लेते हैं, और रेफरेंस हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? अर्थ लेवल को ले लेते हैं, और अर्थ पे मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो अब जब उन्होंने इसको 0 मान लिया तो वहां से कहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है? HmgH लगाया, और मान लिया नीचे को लगाया तो -H, ऊपर लगाया तो +H, निकाल लिया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए भी हमको कोई रेफरेंस चाहिए था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये एक स्पेशल इलेक्ट्रोड डिजाइन किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, NHE भी कहते हैं। ओके, अब ये कैसे बनता है? तो कुछ नहीं, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर ये गिलास की एक ट्यूब डाल दी,
उस गिलास की ट्यूब में एक प्लेटिनम का वायर डाल दिया, उस प्लेटिनम के वायर के साथ एक चौकोर सी प्लेट हल्की सी जोड़ करके, और उस चौकोर सी प्लेट पे डॉटेड निशान बने होते हैं, ठीक है। समझ लो कि हल्के हल्के से खुरदरापन होता है। क्यों किया जाता है वो? ताकि ज्यादा जब सरफेस रफ होता है तो उस पर ज्यादा जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या फायदा होता है? इधर देखिए, ये हाइड्रोजन गैस इस मैंने गिलास की जैकेट में डाली, इसीलिए जैकेट ली आती है। जब आप हाइड्रोजन गैस डालोगे तो डायरेक्ट यहाँ पहुंचेगी, और अगर आप ये ना लेते तो ये तो पूरे में फैल जाती, तो यहाँ पहुंचती नहीं, या पहुंचती तो बहुत थोड़ी सी पहुंचती, तो हमारा काम नहीं बनता। तो इसलिए एक एटीएम पे ये प्रेशर भी याद रहना चाहिए, कितना एटीएम है? नॉर्मल 1 एटीएम पे हमने जो हाइड्रोजन गैस भेजी वो डायरेक्ट यहीं पहुंच गई, क्योंकि हमने उसको रास्ता बंद कर दिया। तो यहाँ पहुंची तो क्या हो गया? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो गई, इसके ऊपर फैल गई, जैसे डस्ट पार्टिकल टेबल पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं। अभी एक मैंने एग्जांपल दिया था, टेबल पे मान लो रफ सरफेस हो, कुछ ऐसे निकला हुआ हो नोक नोक से, तो ज्यादा डस्ट जो है उसके ऊपर आकर के डिपॉजिट होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये जो रफ होगा सरफेस तो हाइड्रोजन गैस ज्यादा डिपॉजिट होगी। यहाँ पे है HCl का सॉल्यूशन, कितना? 1 मोलर, क्योंकि हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं ना, तो हर चीज स्टैंडर्ड ले रहे हैं। प्रेशर भी 1 एटीएम, कंसंट्रेशन भी 1 मोलर, टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर, तभी तो स्टैंडर्ड कंडीशन बनेगी। तो ये हो गई। अब क्या हो रहा है? इस प्लेट पे जाकर के ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और क्या बना दे रहा है? हाइड्रोजन गैस बना दे रहा है। कब? जब ये वाला इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब कहाँ काम करेगा ये डिपेंड करता है किस मेटल के साथ हम इसको यूज कर रहे हैं। या फिर यही गैस जो हाइड्रोजन आई, ये क्या हो गई? ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और H पॉजिटिव बना दे रही है, तो वो यहाँ आ गया आयन। तो ये क्या काम कर रहा है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या है? 3 बातें इसमें याद रखनी है। पहला, ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है। क्या है? गैस आयन इलेक्ट्रोड। क्यों है? क्योंकि एक गैस है और दूसरा आयन है, ठीक है। उससे पहले जो हमने पढ़ा था, डैनियल सेल में कॉपर था, जिंक था और सॉल्यूशन था। ये कौन सा था? ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड था। क्यों? क्योंकि ये मेटल की इलेक्ट्रोड यूज हो रही है और आयन्स यूज हो रहे हैं, जिसका नाम मेटल आयन था। यहाँ पे गैस यूज हो रही है और आयन, तो गैस आयन इलेक्ट्रोड हो गया। दूसरा, इसका हमने पोटेंशियल, जैसे अर्थ के रेफरेंस में हम लोग पोटेंशियल 0 मानते हैं, ऐसे इसके रेफरेंस, क्योंकि एज ए रेफरेंस इसको यूज कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने इसका पोटेंशियल भी क्या मान लिया है? 0 मान लिया है। लेकिन हमेशा आपको ये कंस्ट्रक्शन दे दे और पूछे कि क्या इसका इलेक्ट्रोड 0, उसका पोटेंशियल 0 होगा, तो 0 नहीं होगा। क्यों? ये वाली कंडीशन होनी चाहिए कि 1 मोलर HCl हो, 1 एटीएम गैस हो, रूम टेम्परेचर हो। आपने तीनों में से कुछ भी चेंज किया तो फिर पोटेंशियल 0 नहीं होगा। कंसंट्रेशन आपने चेंज कर दी, कम या ज्यादा कर दी, तो पोटेंशियल 0 आप तब नहीं मानेंगे। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको याद रखना है। तो ये इस बात को लिख लीजिए, ये 0 जब ही होगा जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपने चेंज कर दी तो ये 0 नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होता है। गुड। तो ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये भी हाफ सेल रिएक्शन है और ये भी हाफ सेल रिएक्शन है। बोलिए, हाफ सेल रिएक्शन है ना? हो गया? चले आगे। चलिए, अब इसको यूज कैसे करते हैं? तो इसको देखिए, यूज करने का बड़ा आसान तरीका है कि
मैंने क्या बनाता हूं, ये मेरा कंटेनर है, इसके अंदर मैंने ये इलेक्ट्रोड ले लिया। ओके, कौन सा इलेक्ट्रोड ले लूं, सपोज जिंक ही ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है। अब मुझे इसका पोटेंशियल पता नहीं है, जिंक का पोटेंशियल जो है E नॉट ZN टू प्लस, इसका पोटेंशियल मुझे पता नहीं है। अभी तो पता है लेकिन शुरू में तो नहीं पता था। तो अब इसका पोटेंशियल मैं कैसे निकालूंगा? इसका पोटेंशियल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं शी के साथ जोड़ दूंगा। वो स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाना चाहिए। ये वाला इलेक्ट्रोड को मैंने क्या किया, वहां पे लगा दिया वायर के साथ। ये प्लेटिनम वायर से जा रही है, इसको क्या किया, ये उस तरफ है ना, इधर समझो, इधर ये जिंक वाले इलेक्ट्रोड से मैंने जोड़ दिया, ये जिंक है। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने जोड़ दिया। ओके, और यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। तो मैंने क्या देखा कि ये जो जिंक है, ये जो जिंक है और ये जो शी है, इसमें जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का जो है वो पोटेंशियल आ रहा है 0.76 वोल्ट। कितना आ रहा है, रीडिंग वहां पे क्या बताई इसने, 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो मैं अगर इसका E ऑफ सेल लिखूं तो बताइए क्या हो जाएगा, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। नॉट भी लगेगा क्योंकि ये रिएक्शन में कब करा रहा हूं, स्टैंडर्ड कंडीशन में करा रहा हूं। नॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे E ऑफ सेल लिखना मैंने आपको नहीं बताया। अगर हाइड्रोजन का E नॉट ऑफ सेल लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये ऑक्सीडेशन वाले का E नॉट H2 ऑब्लिक H, ऑक्सीडेशन का यही तो लिखा जाएगा, है हाइड्रोजन H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने E नॉट लगा दिया है। यही खाली E होता तो फिर 0 नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। इसके लिए अगर E नॉट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, E नॉट H प्लस H2, यहाँ पे हाफ चाहे तो लगा लीजिए, क्योंकि एक आयन दिखाया है तो एक ही हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। रिएक्शन लिखने का तरीका ये हो गया, पोटेंशियल लिखने का तरीका ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कैथोड का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है शी। ठीक है, तो एनोड का काम ये कर रहा है, तो कैथोड का पोटेंशियल तो हम लोग 0 लेते हैं। ठीक है, और एनोड का पोटेंशियल रीडिंग ने बताया मुझे 0.76 वोल्ट। तो आंसर क्या आ गया, E ऑफ सेल माइनस 0.76 वोल्ट। किसमें आया, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आया। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू मैंने कौन सी वैल्यू निकाली है, रिडक्शन वाली लिखी है। तो यही तो इस सेल का पोटेंशियल है, बोलिए, हैं? बल्कि इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। देखिए इसको, एक मिनट, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। ये देखिए, ये जो E नॉट ऑफ सेल है, इस सेल का पोटेंशियल
जो आया है, जो रीडिंग बता रही है, वो तो इधर लिखना चाहिए। ये तो बाद में निकलेगा ना, हमने गड़बड़ कर दी है। ये जो पोटेंशियल आया है ये किसका आया है? ये इस सेल का आया है ना, जो इस मीटर में बताया है, वोल्ट मीटर में। जो आंसर आएगा वो वही आएगा, लेकिन लिखना कैसे चाहिए? ऐसे लिखना चाहिए। जो वोल्ट मीटर लगाया वो किस लिए लगाया है? फिर से सोचिए कि इस सेल में कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, इसके लिए लगाया ना, ठीक है ना। पोटेंशियल जब यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करेगा तो उसकी वो किसकी वजह से करेगा? वो पोटेंशियल की वजह से करेगा। यहाँ पे आप एमीटर लगा दोगे तो करंट बताएगा। यहाँ पे पोटेंशियल है, वोल्ट मीटर बना लगा दोगे तो इस सर्किट का क्या बताएगा? पोटेंशियल बताएगा। तो ये सर्किट जो है इसका पोटेंशियल कितना है? वो रीडिंग बता रही है 0.76 वोल्ट है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है यही तो मुझे निकालना है। ये मैंने x मान लिया। कितना मान लिया? x मान लिया। और ये x क्या है? ये x ये है, ठीक है। जो मैंने वैल्यू लिख दी थी वो बेसिकली मुझे x लेकर के लिखना चाहिए था, क्योंकि ये निकालना है ना मुझको। अब x की वैल्यू आई कितनी? x की वैल्यू कितनी आई? x क्या है? x है E नॉट ZN2 प्लस ये कितनी आ गई? -0.76 वोल्ट। हाँ, बेसिकली मुझे निकालना ही था ना, ये मुझे तो ये निकालना था। वो वैल्यू सेम आ गई तो मैंने आपको फॉर्मूला यूज करके निकाल दिया, वरना तो जो भी वैल्यू रीडिंग दिखा रही है वो इसी का पोटेंशियल है, ठीक है ना। क्योंकि अगला 0 है तो ये क्या हो रहा है? ये डायरेक्ट इसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की रीडिंग बताएगा। फिर से रिपीट करूं, मैंने ये फॉर्मूला जब यूज किया तो फॉर्मूला इसलिए यूज किया कि फॉर्मूले के जरिए से आप लोगों को पोटेंशियल निकाल के दिखाऊं, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल E नॉट ऑफ सेल का है ना, क्योंकि वोल्ट मीटर तो पूरे सेल के लिए काम कर रहा है, पूरे इलेक्ट्रोड के लिए थोड़ी काम कर रहा है, पूरी सेल के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 है तो इसलिए ये जो सेल का पोटेंशियल है एक्चुअली वो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बराबर ही तो है। आप यहां से चेक कर लीजिए, यहां वाले फॉर्मूले को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। E यहीं पे लिख देता हूं, देखिए इससे मैं लिख सकता हूं ना, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस E एनोड, तो ये दोनों बराबर ही तो है? तो जो वहां पे रीडिंग आ रही है वही एक्चुअली इसकी रीडिंग है, इसके पोटेंशियल की रीडिंग, ठीक है। तो मैथमेटिकली फॉर्मूले से भी वही बात आ रही है और डायरेक्ट रीडिंग आपने लिख ली है, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू ये आई है पॉजिटिव, ठीक है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो पॉजिटिव हो जाती, ठीक है। अब वो कैसे पता चलता है? वो तो मीटर होता है, बीच में 0, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो जिधर घूमेगा वो कांटा वोल्ट मीटर का उससे हम पता लगा लेंगे, ठीक है। अब जैसे कॉपर के साथ चलिए एक और करते हैं, कॉपर के साथ बनाते हैं। तो ये मेरा हो गया कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। क्या हो गए? कॉपर का इलेक्ट्रोड। अब मैं ये इसका पोटेंशियल निकालना है कि कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, शी को इधर लगाया, ठीक है, ओके। वैसे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है,
उधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर क्यों लगाया, क्योंकि ये मैं मान करके चल रहा हूँ, शुरू में भी हमने कहा था ये कन्वेंशन है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, राइट साइड में रिडक्शन होता है। तो इस बार शी पे कौन सा वाला रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन वाला, ये वाला। यहां पर कौन सा वाला होगा, यहां पे रिडक्शन वाला होगा। ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाह रहा होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा, ठीक है ना। और यहां पर ये ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, Hc जो है वो कॉपर से ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। ये रीडिंग से पता चलता है, ऐसे नहीं हवा में पता चल गया। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, तो वोल्ट मीटर लगाया तो इस बार पता चला कि जो रीडिंग आ रही है वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। कितनी, माइनस -34, वो मैंने हाँ 76 ठीक लिखा, -0.34 वोल्ट है, ठीक है ना। तो ये E नॉट कॉपर 2 + Cu इज इक्वल टू मुझे निकालना था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे यही वाला वोल्टेज भी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्यों, इसलिए कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसी का पोटेंशियल तो ये आ रहा है, क्योंकि इसका तो 0 है। तो ये हमें समझ में आ चुका है कि यहाँ पे जो ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल देगा वो इसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देगा। ये हमने फॉर्मूले से कैसे सीखा था, फॉर्मूले से हमने ऐसे सीखा था, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। तो यहाँ पे E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड का काम कौन कर रहा है, शी कर रहा है, तो ये हो गया 0। तो देयरफॉर E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसीलिए तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है ना। हाँ, इसका पॉजिटिव नहीं आया है, यस राइट। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो साइन आएगा प्लस का ही आएगा, ठीक है। ठीक, तो ये प्लस आएगा, ठीक है। तो ये आंसर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.34 वोल्ट। तो डायरेक्ट रीडिंग देख करके भी लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए था इतना पार्ट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है, और यहाँ पर किसका काम किया था, कैथोड का काम किया था। तो शी जो है वो दोनों का काम कर सकता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, डिपेंड करता है कौन सा मेटल है। अब ये रीडिंग हमने डिफरेंट मेटल्स के निकाल करके एक हमने टेबल बना ली है, एक टेबल बना ली है। उस टेबल का क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है इसमें हम लोग जो टेबल में वैल्यूज रखेंगे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रखते हैं, ठीक है।
ये IUPAC ने क्या किया है, डिसाइड कर दिया है कि आपको ये वैल्यू रखनी है, तो इसलिए हम वही वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो जब हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रखी तो हमने देखा कि सबसे ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है फ्लोरीन की। या ऐसा करते हैं, हमें आसानी हो जाएगी, हम सबसे ऊपर लिखते हैं लिथियम। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम, बीच में कई मेटल हैं, फिर बीच में कई मेटल हैं, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर बीच में काफी सारे मेटल हैं, फिर हमने लिया जिंक, फिर बीच में कई सारे मेटल हैं, फिर आयरन। ठीक है, फिर उसके बाद एक मेटल और लिख लेते हैं। कई मेटल हैं, फिर आया निकेल, और फिर कई मेटल हैं, फिर आया हाइड्रोजन। ऐसे बना लीजिए। तो एग्जाम में ये वैल्यू आपको दी हुई है। तो लिथियम का याद रखिए कितना था, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3.05 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद जिंक का भी निकाला था हमने, कितना आया था, -0.76 वोल्ट। आयरन का की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, Fe2+, Fe3+। Fe2+ का होता है -0.45 वोल्ट। ठीक है, Fe3+ का चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में लंबी चौड़ी टेबल दी हुई है, उसमें 50 एलिमेंट है, मैं सबका नहीं लिखने जा रहा हूँ, तो वो आपको एनसीईआरटी में, और उसको बस एक बार देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था, 0 वोल्ट ना, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये टेबल बन गई हमारी। अब देखिए, इस टेबल से हमें क्या पता चल रहा है, लिख लिया, इसको देखिए ध्यान से। मैंने इलेक्ट्रोड बनाया, सेल बनाया। क्या बनाया, सेल बना देता हूं, ये भी सेल, और इसमें ये इलेक्ट्रोड है, इसके साथ मैंने क्या लगाया, HE को लगाया। सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, और ये कौन सी वैल्यूज हैं, रिडक्शन वाली है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर मैंने मेटल लिखे हैं, ये सब के सब नेगेटिव में रिडक्शन चाह रहे हैं। नेगेटिव में रिडक्शन चाहने का मतलब रिडक्शन नहीं चाह रहे हैं भाई, नेगेटिव का मतलब तो यही हुआ ना, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं, अगर वो हाइड्रोजन के साथ लगे हैं तो वो रिड्यूस नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होंगे, फिर वो ऑक्सीडाइज होंगे। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब all these metals will get
ऑक्सीडाइज। तो इस बात को लिखिए, all the metals in the electrochemical series above hydrogen are या आर की बजाय having tendency to get oxidized, नहीं चार्ज वहां पे क्या करो ना, चलाते नहीं हो तो इधर मूव करो इसका ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, तो ये तो हो गया क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन हटा दो, प्लस 3.05 वोल्ट, इसका 0.76 वोल्ट, इसका 0.45 वोल्ट, और इसका तो 0 वोल्ट ही रहेगा। क्लियर हुई बात? चलिए, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में दोनों के बराबर होते हैं, साइन में अपोजिट होते हैं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं मुस्कान, ये आप बताइए। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, बोलिए, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होना कौन सा चाहता है, ये है। उसके बाद उसके नीचे वाले। तो अगर दो मेटल के बीच में या दो एलिमेंट के बीच में, मेरी बात ये ध्यान से सुनो, बिल्कुल क्या लिख रहे थे जो फार्मूला है, जिसका ऑक्सीडेशन, दो मेटल है वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, किसी रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन है, उसमें से ये जो ऊपर एलिमेंट जितने भी लिखे हुए हैं इनमें से कोई दो है और वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो आपको पूछा जाए इसमें कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा? जो ऊपर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला रिड्यूस होगा। जिसका ऊपर वाला होगा एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो वो ऑक्सीडाइज ज्यादा होना चाहेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा ना, और जो नीचे होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, तो वो मजबूर है भाई, जो ज्यादा ताकत वाला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो दूसरे को रिड्यूस होना पड़ेगा, मजबूरी है। जब ऊपर वाले एलिमेंट में आपस में कंपटीशन होगा, जैसे मान लो लिथियम और सोडियम में हो जाए, दोनों आपस में रिएक्शन करें, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, लिथियम। सोडियम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन सोडियम और जिंक में हो जाए तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक जो है रिड्यूस हो जाएगा।
बोलो ये बात आप कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो इसी बात को लिखिए, द एलिमेंट प्रेजेंट above will get oxidized. एलिमेंट प्रेजेंट, इधर आओ इधर, बहुत लेट कर दिया आज निकलने में। हाँ लिख लिया, क्या लिखा बताओ? हाँ, in the electrochemical series will get oxidized and the below one will get reduced and the below one will get reduced. क्लियर हुई बात? ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब आप लोग के बाद में आओ, ध्यान से सुनते रहो तो समझ में आ जाएगी चीजें। और ये एंट्रेंस में भी आता है ये वाला। चलो तो ये हो गया। अब ध्यान से मेरी बात का जवाब देना सब लोग। जो ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, और जब दूसरे को रिड्यूस करेगा तो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो काम करता है उसी का तो एजेंट कहलाता है। तो इसका मतलब ऊपर वाले एलिमेंट क्या काम करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। तो यही बात लिख लो, the above element will act as therefore लिख करके लिखो, the above element will act as reducing agent। अब आपको कंपेयर करने के दे दिया है कि सोडियम और जिंक में कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है? हाँ, तो नीचे वाला एलिमेंट किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड द बिलो एलिमेंट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इसमें ध्यान से ठंडे दिमाग से सोच करके आंसर देना होगा। बच्चे यहीं पे जरा सी देर में कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर कहीं पे रिएक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना होगा, और उससे हम लोग सारी इंफॉर्मेशन, खाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से सब इंफॉर्मेशन निकाल ले रहे हैं, नहीं निकाल ले रहे हैं। तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है तो मैं देखूंगा कौन सी वैल्यू से आता है? तो वो क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिसकी वैल्यू कम है वो रिड्यूस होगा, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। ठीक है? हाँ, गुड। अब एक बात और बताइए मुझको। अब इन्हीं, मेरी तरफ देखिए सब लोग, इन्हीं दो मेटल से अब मैं क्या करने जा रहा हूं? सेल बनाने जा रहा हूं। क्या बनाने जा रहा हूं? सेल। तो सेल में क्या होता है? एक कैथोड, एक एनोड। बैटरी बनती है ना, तो कैथोड बनता है, जैसे हमने जिंक और कॉपर का बनाया था। तो ऊपर वाले का क्या बनेगा? ऊपर वाले का क्या होता है?
एनोड बनेगा। ऊपर वाले का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। बताया, वॉवेल से याद रखो, ए से एनोड और ओ से ऑक्सीडेशन। ए ओ आई ई ये सब क्या होते हैं? वॉवेल कहलाते हैं, साउंड से प्रोड्यूस इंग्लिश में। तो क्या हो गया? एनोड। ऊपर वाले मेटल का क्या बनेगा? एनोड। और नीचे वाले मेटल का कैथोड। उल्टा बना दिया आपने तो सेल काम करेगी? नहीं करेगी भैया। तुम बैटरी में उल्टा तार जोड़ो तो काम करेगी? प्लस की जगह माइनस वाला जोड़ो तो माइनस की जगह प्लस वाला जोड़ो तो काम ही नहीं करेगी। तो बिल्कुल वही तो है। तो ऊपर वाले मेटल का कोई भी कॉम्बिनेशन दे दूं मैं तुमको कि मुझे सेल बनानी है लिथियम की और जिंक की, तो क्या करोगे? लिथियम का क्या बनाओगे? एनोड, क्योंकि लिथियम का होगा ऑक्सीडेशन। और जिंक का क्या करोगे? बनाओगे कैथोड, क्योंकि जिंक का होगा रिडक्शन। लेकिन जिंक और आयरन का दे दूं तो जिंक ऊपर है तो जिंक का एनोड बनेगा और आयरन का कैथोड बनेगा। निकेल और हाइड्रोजन में दे दूं तो निकेल का बनेगा एनोड, हाइड्रोजन का बनेगा कैथोड। कितना आसान है, लेकिन इसको ठंडे दिमाग से दिमाग में बैठाना पड़ेगा, वरना वही गलती हो जाती है। तो इसी बात को भी लिखो। Therefore, the above element in the electrochemical series will form anode, and the element below will form cathode, in cell मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो घर पे बैटरी बना सकते हो आप, ठीक है? समझ में आया सीधा? ये बिल्कुल स्टेप वाइज तीनों चारों एक चीजें आपस में लिंक है, तो तीनों चारों को याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो फिर से मैं 5 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं, चेक करो। सबसे पहले मैंने बनाया शी क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये ऐसे बनता है, एक गिलास का जैकेट लिया, उसके अंदर प्लेटिनम की वायर डाला और इसको 1 मोलर HCl सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन गैस पास करी इस जैकेट में। जैकेट क्यों लिया? ताकि हाइड्रोजन गैस जो पास करे वो अंदर ही रहे, बाहर ना हो जाए कंटेनर में, उससे फायदा नहीं होगा। और कितने प्रेशर पे पास करी? 1 atm पे पास करी। तो इससे जो बनता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने क्या लिया है? 0 माना है। ये हमने माना है। जैसे अर्थ पे पोटेंशियल हमने कितना माना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ऐसे इसकी भी हमने 0 मानी है, क्योंकि अब इसको रेफरेंस मान करके बाकी जितने भी मेटल हैं या नॉन मेटल हैं उन सबका पोटेंशियल हम लोग नापेंगे, ठीक है? तो अब जैसे मैंने जिंक का नापना था, तो क्या किया? जिंक की रॉड ली एक तरफ, और ये सॉल्यूशन कौन सा होगा? जो मेटल होता है उसी का सॉल्यूशन होता है, ये तो बताया था। तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और सी को लगा दिया, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। रीडिंग आ गई 0.76। तो मेरा पोटेंशियल कितना हो गया? 0.76 आ गया, ठीक है? ये रिडक्शन है, इसलिए जो है क्या हो गया? माइनस में आ गया, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे रिडक्शन नहीं लिखा है, किसी ने टोका भी नहीं। ये क्या लिख दिया मैंने? ऑक्सीडेशन लिख दिया है। 2 प्लस यहाँ होना चाहिए, ठीक है? भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो रिडक्शन होगा, है? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तो रिडक्शन होगा। तो इसका जो रीडिंग आई वो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ऐसे ही मैंने क्या किया? कॉपर के साथ लगाया इसको, कॉपर के साथ लगाया तो इस बार रीडिंग क्या आ गई? 0.34, ठीक है?
0.34 रीडिंग आई तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया 0.34 हो गया, ठीक है ना। और ये सब किस कंडीशन में कर रहा हूं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन 1 मोलर, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाएगी। इस तरीके से हमने जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका क्या निकाल लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया और फिर क्या बना दी उनकी टेबल बना दी, उनकी हमने क्या बना दी टेबल। तो ये टेबल बन गई, ठीक है, ये रही टेबल, अगर नहीं दिख रही तो इसको टेबल को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें जो पोटेंशियल हमने रखा तो दो पोटेंशियल होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरे को क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये दोनों आपस में क्या होते हैं ये बराबर होते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है। डिफरेंस किस चीज का होता है फिर माइनस साइन का, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। भाई एक चीज ऑक्सीडाइज होना चाह रही है तो मैं कहूँ रिड्यूस होना चाह रही है तो माइनस में उतना रिड्यूस होना चाह रही है, ठीक है ना, इसका मतलब वो रिड्यूस नहीं होना चाह रही ना, तो वो माइनस में उतना रिड्यूस होना चाहिए। तो ये मैंने इनका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा तो ये टेबल बनी, ये साइन आ रहा माइनस में, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा तो वही वैल्यूज आएंगी लेकिन किस में आएंगी प्लस में आएंगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन का अभी मैंने बताया 0 होता है, पीछे हाइड्रोजन का आपने माना है कि 0 होता है, क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद मैंने क्या बताया फिर से रिपीट कर रहा हूं, यही 3-4 बातें हैं, टेबल से आप बता सकते हो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा, सेल बनाओगे तो सेल काम करेगी या नहीं करेगी, सब बता सकते हो। सिर्फ टेबल का वैल्यू आपको दी हुई होगी उसी से 1 मिनट चुटकी में बता दो, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं क्या क्या बता सकते हो। ऊपर वाले एलिमेंट जो होते हैं हाइड्रोजन के ऊपर वाले, ये हमारा क्या है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, क्या है ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस। इससे ऊपर वाले एलिमेंट जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, जो जितना ऊपर वो उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर के 2 एलिमेंट लूंगा तो उसमें जो ज्यादा ऊपर होगा वो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा उसके नीचे वाला उससे कम होना चाहेगा, तो उन दोनों में जब कंपटीशन होगा तो ऊपर वाला जीतेगा, तो ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होगा तो नीचे वाले को मजबूरी में रिड्यूस होना पड़ेगा। सपोज मैंने क्या किया, मैंने जो है वो इन दोनों में कंपटीशन करा दिया लिथियम और एल्यूमिनियम में, तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज होगा लिथियम ऑक्सीडाइज होगा, तो एल्यूमिनियम क्या होगा रिड्यूस होगा, क्योंकि रिएक्शन में अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये दूसरे को क्या करना पड़ेगा रिड्यूस होना ही पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं खट से कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। अब दूसरी बात पे आइए, जो ऑक्सीडाइज होगा वो किसका काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, सॉरी उसको किसका काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो जो दूसरे को रिड्यूस करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो दूसरे वाले को जो रिड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं,
ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट मैसेज करना था। चलो ठीक है, वो तो इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हो गया क्लियर। अब तीसरी बात पे आते हैं, ये भी लिखवाया मैंने कि अगर मुझे इसकी सेल बनानी पड़ जाए, एक तो रिएक्शन कर रहा हूं, सेल में भी तो रिएक्शन ही होता है, बैटरी होती है, तो सेल में 2 कंटेनर, ठीक है, तो लेफ्ट वाले में कौन सा रखा जाएगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी लिथियम रखा जाएगा, और कैथोड वाले में, राइट वाले में कौन सा रखा जाएगा, जो रिड्यूस हो रहा है, यानी एल्यूमिनियम, और सेल को आप बना लेंगे, सेल काम करने लगेगा। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, इधर एल्यूमिनियम कर दिया और इधर लिथियम कर दिया, तो सेल काम नहीं करेगा, आपको एनोड लिथियम का बनाना पड़ेगा, कैथोड एल्यूमिनियम का बनाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, अब हाइड्रोजन के नीचे भी कुछ एलिमेंट आते हैं, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूं। हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट लिखते हैं, यही सेम फॉर्मूला नीचे वालों के लिए अप्लाई होगा, लेकिन इसका उल्टा होगा। तो हाइड्रोजन के नीचे हम लोग लिखते हैं कॉपर, Ag प्लेटिनम, ठीक। तो इसके नीचे लिखते हैं कॉपर, फिर उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट हैं, फिर Ag, फिर बहुत सारे एलिमेंट है, फिर प्लेटिनम, और सबसे नीचे आता है फ्लोरीन। ऊपर सबसे लिथियम और नीचे सबसे फ्लोरीन, ठीक है, गुड। अब देखिए, इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था, 0.34 वोल्ट, ठीक है, कॉपर का। सिल्वर का है 0.8 वोल्ट, ठीक है, और फ्लोरीन का ये सब प्लस में है, ये सब प्लस में है, 2.87 वोल्ट, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, खाली माइनस ही तो साइन लगाना पड़ेगा, 3-4 वोल्ट हो जाएगा, इसमें माइनस 0.8 वोल्ट हो जाएगा, ये माइनस 2.87 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिडक्शन, ऊपर रिडक्शन की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव। तो मुझसे पूछा जाए कौन रिड्यूस होना चाहेगा, तो जो जितना नीचे है वो रिड्यूस होना चाहेगा, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू कम होती जा रही है ना। अगर हाइड्रोजन के ऊपर वालों में और नीचे वालों में कंपटीशन हो जाए तो रिड्यूस कौन होना चाहेगा, नीचे वाला रिड्यूस होना चाहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू रिडक्शन में पॉजिटिव है, ऊपर वाले की वैल्यू रिडक्शन में नेगेटिव है, तो ऊपर वाला नेगेटिव में है तो वो रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। इसीलिए देखो, जिंक का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन नहीं हुआ था। कॉपर का क्या हुआ था, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर की वैल्यू नेगेटिव में नहीं है, कॉपर की वैल्यू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पॉजिटिव में है। ये चाहता है कि मैं रिड्यूस हूं, और जिंक नहीं चाहता, इसलिए सेल क्या बनेगी, सेल बनेगी, जिंक को हम लेंगे एनोड, और कॉपर क्योंकि रिड्यूस होना चाहता है तो इसको लेंगे कैथोड, ठीक है। तो ये आपको इस टेबल से इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो जिंक किसका काम कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा था, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। कॉपर किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्योंकि अपने आप को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरे को, बोलिए, ऑक्सीडाइज करेगा, अपने आप को रिड्यूस, दूसरे को ऑक्सीडाइज।
तो ये है, इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलिए, तो यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी हमारी खत्म होती है। तो नेक्स्ट हेडलाइन डालते हैं, स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ सेल। क्या मतलब हुआ स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी? मतलब जो सेल हमने बनाई है, जो बैटरी हमने बनाई है, क्या वो बैटरी काम करेगी या नहीं करेगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का नाम सुना है? जो रिएक्शन अपने आप होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, और जो रिएक्शन अपने आप नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इस बात को लिखिए, वहीं से ये वर्ड जो आया है स्पॉन्टेनिटी आया है। फिजिबल, कि ये काम फिजिबल है, ये नहीं है फिजिबल। ठीक है, वो फिजिबिलिटी उसको लिख दिया। तो देखिए, अगर ई ऑफ सेल, जो मैंने सेल बनाई है, ठीक है, इस बार मैं नॉट नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, क्या नहीं लगाया मैंने? नॉट। इसका मतलब इस बार कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, चाहे तो कंसंट्रेशन बदल दी है मैंने, चाहे टेम्परेचर बदल दिया है, ठीक है, हाँ, चाहे प्रेशर बदल दिया है, तो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आती है तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, वोल्टेज मेरा क्या आएगा? भाई बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल देती है, नेगेटिव देगी तो काम कहां करेगी? 0 पे नहीं काम करेगी। पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए ना, तभी तो बैटरी काम करेगी। तो 0 से ज्यादा आना चाहिए। दूसरा, केमिकल रिएक्शन की टर्म्स में अगर हमको इसको लिखना हो, क्योंकि कोई भी बैटरी है तो उसमें क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो। वही केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है, जो हमने शुरू में देखा था, टेम्परेचर जिसकी वजह से सॉल्यूशन का बढ़ा था। वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी एनर्जी को तो हम लोगों ने क्या किया था? बैटरी में कन्वर्ट कर लिया था, हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो हम सेल पढ़ रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी का नाम तो क्या था? इसी का नाम तो डैनियल सेल था, जिसमें हमने हाँ लिया था। और इसका दूसरा नाम क्या है? गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल भी इसको कहते हैं। और एक और नाम है वोल्टाइक सेल। ये 3 नाम है इसके। ठीक है, तो जितनी भी बैटरियां हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो घर वाली हो, इन्वर्टर की हो, मोबाइल की हो, पेंसिल सेल हो, सब कौन सी होती है? यही गैल्वेनिक सेल होती है। इसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, उसी से करंट पैदा होता है। ठीक है ना? तो केमिकल रिएक्शन की टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो उसमें वैल्यू निकालते हैं हम डेल्टा जी का। क्या निकालते हैं? हाँ, डेल्टा जी निकालते हैं। और डेल्टा जी को क्या कहते हैं?
किसी को याद है? गिब्स फ्री एनर्जी, इसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए? 0 से कम होनी चाहिए, यानी नेगेटिव होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए। ये पॉजिटिव होनी चाहिए तो ये नेगेटिव होनी चाहिए। ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो हमने फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर लिया है, केमिस्ट्री वाला रह गया है। दोनों में यही थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ पार्ट इसमें रह गए हैं, वरना तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सेम। ठीक है, ओके। चलिए, अब इन दोनों का रिलेशन क्या है उसको देखते हैं। इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। इन दोनों का रिलेशन ये है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटू ई ऑफ सेल्फ। क्यू क्या है? चार्ज। ठीक है भाई, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं? बोलिए। एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। एनोड पे पैदा होते हैं ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो। हाँ, एनोड से कैथोड बताया था बहन जी। देखिए, करंट का फ्लो कैथोड से एनोड था। ये हो गया कंटेनर। बोलिए, यहाँ पर मेरा जिंक, यहाँ पे मेरा कॉपर, और ये मेरा वायर। तो यहाँ पे जिंक क्या हो रहा था? ये जिंक की रॉड है, ये जिंक की रॉड है। तो क्या हुआ था? जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ करके यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव में आया था, है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे थे, तो यही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, बोलो, और यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या था? कॉपर 2 पॉजिटिव। ये जा करके यहाँ पे क्या करता है? कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड बना देता है, तभी तो रिड्यूस हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ था? ये जिंक का मेटल की रॉड सॉलिड फॉर्म में जो है, ये जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। बोलो, यही तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और ये वाला रिएक्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। बोलो, जब ही तो यह एनोड बनेगा, क्योंकि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ये कैथोड बनेगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? करंट जो फ्लो करेगा वो यहां से यहां करेगा, आई, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चार्ज के इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ठीक है, ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा, इसके कंपेयर में ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। क्या चीज? कुछ छोड़ो, अभी आपको कुछ जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दो। ये भी आपने परसों लिखाया था, इसको भी उल्टा लिखा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है, कोई सवाल ही नहीं है, आपने उल्टा लिख लिया होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अच्छा दिखाओ, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन आ गया था। अच्छा वाला हो चुका है कंफ्यूजन।
ये जो है क्या है इसमें जरा बताइए। करंट का फ्लो इसको दिखाना। हाँ, करंट का फ्लो किधर से किधर है? इन गैल्वेनिक सेल करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। वेरी गुड। तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको लिखिए गलत, इसको करेक्ट कर दीजिए। कहाँ पे, कौन सी, किस साइड पे है ये? तो गूगल नहीं, गूगल में भी तो कोई साइट होगी ना, गूगल कोई अपना भी छापता है। जेमिनी एआई ने आंसर दिया है। चलो अभी पैदा हुई है, गलती कर सकती है, एआई डेवलप हो रही है। अरे यार कॉमन सेंस है यार, ये तो बिल्कुल एकदम बेसिक चीज है। बैटरी जो है ये है, चलो इधर देखो, छोड़ो उसको, ये सर्किट तो देखा है, इधर देखो, उसको छोड़ दो, जो बस दूसरी जगह जाकर के देखना, ठीक है, और किसी उस पे देखना। ये पोटेंशियल है, इसमें कौन सा टर्मिनल प्लस है? बड़ा वाला जो डंडा होता है प्लस, ये छोटा वाला माइनस। करंट किधर से किधर फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है ना, ठीक है। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा ना। इसमें सर एक और जगह कंफ्यूजन हो रही थी चैप्टर में, मतलब स्टार्टिंग के केमिस्ट्री के, तो वो भी लाइन कल ले आऊंगी अच्छे से। ये देखो पहले इसको समझो भाई, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तभी तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और करंट इधर से इधर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसमें कोई कंफ्यूजन यार, तो बहुत वो है, और वाकई जो थोड़ा सा जिनको क्लियर नहीं है वो तो फौरन कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो खैर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभार हो जाता है। ओके, कहां से कहां पहुंच गए हम लोग? तो क्या बता रहा था मैं, ये बता रहा था, तो यहाँ पे जो है वो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई सेल, ठीक है। अब ये चार्ज जो है कैसे निकलेगा? तो Q इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे Q, बोलिए? टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q क्या है? टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। भाई जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, उसी की वजह से हो रहा है। और इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? देखो, मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, कितने? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? देखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो आ गया टोटल चार्ज, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या किया है? चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, F, क्या कहते हैं इसको? फैराडे चार्ज, ठीक है, फैराडे कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। ये किसके बराबर होता है? Na इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 20, ओ सॉरी 19 माइनस 19 कूलम। Na क्या है बोलो? हाँ, Na क्या है? हाँ? एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर? एक मोल एटम्स का या एक मोल पार्टिकल्स का नंबर कितना होता है? बोलो जल्दी से, किसी को याद है? हाँ, 6.023
इंटू 10⁻23 है। तो इसको जरा मल्टीप्लाई करके बताओ तो कितना आएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 ये हो गया, और इंटू में 1.6 इंटू 10⁻−19 इनको मल्टीप्लाई करके बताओ। 96,500 कूलम बनेगा। कितना आएगा बोलो, मुस्कान आया तुम्हारा? कितना आएगा? ये आएगा 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। एक मोल चार्ज लिया ना मैंने, 96,480 कुछ आता है, उसको हम राउंड फिगर में 500 ले लेते हैं। 96,000 हाँ, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, अभी और कैलकुलेशन की कमी है और चेक करेंगे। तो 96,400 फिर उसके बाद 80 समथिंग आता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, 500 ले लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन की आसानी के लिए। और ये कितना चार्ज हो गया, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार अभी तो निकाला, चार्ज ऑन 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लोगे तो उस पर कितना चार्ज आएगा, इतना चार्ज आएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास फॉर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो कितना चार्ज हो जाएगा बोलो, 1 मोल पे F तो n मोल पे NF। बोलो 1 मोल पे F चार्ज, 1F किसके बराबर है, इसके बराबर, ठीक है। तो n मोल पे कितने हो जाएंगे, n इंटू F, और चार्ज तो 1 मोल पे ही, मतलब 1 मोल तो एक बहुत छोटी क्वांटिटी है ना, उस एतबार से इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में जब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले में मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा G इज इक्वल टू -NF E ऑफ सेल, ठीक है। ये फॉर्मूला में लिख सकता हूँ। F की जगह सीधे सीधे ये वाली वैल्यू लिखनी है, F की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है, और N की जगह नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, ठीक है। और E ऑफ सेल हमें निकालना सीख लिया है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में सीखा है, अभी नॉन स्टैंडर्ड वाला नहीं सीखा है, ठीक है। वो किससे आता है, नस्ट इक्वेशन से आता है। किससे आता है, नस्ट इक्वेशन। जी सर, हेलो हेलो, वो किससे आएगा, नस्ट इक्वेशन, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया। तो ये वैल्यू देखो इधर, 1 मिनट, लास्ट पॉइंट NF, ये तो पॉजिटिव नंबर है क्योंकि N भी पॉजिटिव होगा, मोल नेगेटिव को तो होगा नहीं। फैराडे भी वैल्यू पॉजिटिव है, E ऑफ सेल पॉजिटिव आ गया, तो डेल्टा G ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सेल फिजिबल है, ये सेल हमारी बैटरी की तरह काम करेगी। तो E सेल पॉजिटिव निकाल लो या डेल्टा G नेगेटिव निकाल लो, दोनों में से जो चाहे निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि सेल हमारी काम करेगी या नहीं करेगी, सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, सेल फिजिबल है या नहीं है। तो आज का कुछ लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जो